हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर में अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। सबसे पहले एक्सक्रीशन के डेफिनेशन को समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब शरीर से मेटाबॉलिक वेस्ट का बाहर निकल जाना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। नाउ व्हाट इज मेटाबॉलिक वेस्ट? हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा एक्टिविटी होता है और यू कैन से हमारे सेल के अंदर बहुत सारा रिएक्शंस होता है जिसको कि हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसकी वजह से बहुत सारा यूजफुल प्रोडक्ट बनता है, साथ ही साथ कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनता है। इन वेस्ट को हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। जनरली 3 तरह का मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। पहला है डाइजेस्टिव वेस्ट। डाइजेशन के बाद जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है उसको हम डाइजेस्टिव वेस्ट कहते हैं और ये बाहर निकलता है बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। दूसरा है रेस्पिरेटरी वेस्ट। रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज रेस्पिरेटरी वेस्ट और ये बाहर निकलता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सेलेशन। जब हम एक्सेल करते हैं, जब हम एयर को ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। थर्ड वन इज नाइट्रोजनस वेस्ट। जब हमारे बॉडी में प्रोटीन टूटता है तो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है और ये प्रोटीन टूटने का काम हमारे लीवर में होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट 3 तरह का होता है, अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया। ये अमोनिया एक्वेटिक एनिमल्स में बनता है, ये यूरिक एसिड बर्ड्स में बनता है, लिजर्ड्स में बनता है और यूरिया मैमल्स में बनता है। हम लोगों में भी यूरिया बनता है एज नाइट्रोजनस वेस्ट और ये हमारे लीवर में बनता है। इस नाइट्रोजनस वेस्ट का बाहर निकलना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। सो मेटाबॉलिक वेस्ट में स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट का बाहर निकलना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। यूनिसेलुलर में एक्सक्रीशन डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है और मल्टीसेलुलर में एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है। ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी। हायर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है। अभी हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना है 2 किडनी से, 2 यूरेटर से, 1 यूरिनरी ब्लडर से और 1 यूरेथ्रा से। सबसे पहले ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के डायग्राम को देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड पॉइंट्स को पढ़ते हैं। देखो, ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। ये 2 किडनी है, ये 2 लॉन्ग ट्यूब लाइक यूरेटर है, ये है यूरिनरी ब्लडर और ये है यूरेथ्रा। हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है वो चला जाता है ब्लड में। किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करता है, फिल्टर करता है, मतलब ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल लेता है और यूरिन बनाता है। देखो, ये है रेनल आर्टरी। रेनल वर्ड किडनी से रिलेटेड है। ये है रेनल आर्टरी, ये ब्लड को किडनी के अंदर ले जाता है। किडनी में ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, किडनी उससे यूरिन बना लेता है। फिर वो प्यूरिफाइड ब्लड रेनल वेन से बाहर निकल जाता है। दिस इज रेनल वेन। ये जो हमारा 2 किडनी है ये एब्डोमेन में होता है, बैकबोन के बगल में होता है। लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर होता है, राइट किडनी थोड़ा नीचे होता है। किडनी यूरिन बना लिया, अब ये यूरिन यूरेटर के थ्रू बाहर आता है और यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर रहता है जब तक यूरेथ्रा के थ्रू बाहर न निकल जाए। किडनी एक और काम करता है, हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल देता है। अगर हम ज्यादा पानी पीते हैं तो हमको ज्यादा सुसु होता है और अगर हम कम पानी पीते हैं तो हमको कम सुसु होता है। मतलब ये हमारे बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को बनाए रखता है। इस चीज को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। मतलब किडनी ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले किडनी।
किडनी इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी होता है। There are two kidneys, one on either side of backbone in the abdomen. किडनी दो होता है हमारे बॉडी में और बैकबोन के बगल में होता है, एब्डोमेन में होता है। Now function of kidney. It form urine by filtering out nitrogenous waste from blood. किडनी ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को, दैट इज यूरिया एंड यूरिक एसिड को फिल्टर आउट कर देता है, अलग कर देता है और बनाता है यूरिन। इट ऑल्सो रिमूव एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द बॉडी, दैट इज हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन। किडनी ऑस्मोरेगुलेशन में भी हेल्प करता है। नाउ यूरेटर्स, देयर आर टू यूरेटर्स, दो यूरेटर होता है। इट इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये लंबा ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लडर, और ये यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लडर में ले जाता है। अब यूरिनरी ब्लडर, पहला पॉइंट 1 इन नंबर, यूरिनरी ब्लडर एक होता है। सेकेंड, इट इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और मस्कुलर होता है, मतलब मसल्स का बना हुआ होता है। इट स्टोर यूरिन अंटिल इट पास आउट फ्रॉम बॉडी, जब तक यूरिन बॉडी से निकल नहीं जाता तब तक यूरिनरी ब्लडर में स्टोर रहता है। थर्ड पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ब्लडर इज मस्कुलर एंड इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल। ये जो यूरिनरी ब्लडर होता है ये नर्वस कंट्रोल के अंडर होता है। सो वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज ऑफ यूरिनेट, इसीलिए हम लोग सुसु को कुछ देर तक रोक सकते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज यूरेथ्रा। इट इज अ डक्ट दैट रिलीज आउट यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी। ये एक ऐसा डक्ट है, मतलब एक ऐसा नली है जो कि यूरिन को हमारे बॉडी से रिलीज आउट करता है, बाहर निकालता है। ये तो हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये जो किडनी है इसके अंदर बहुत सारा फिल्टरेशन यूनिट है। एक किडनी में 1 मिलियन फिल्टरेशन यूनिट है। इस यूनिट को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी के अंदर यूरिन बनाने का काम नेफ्रॉन करता है। अब हम लोग नेफ्रॉन को समझेंगे। किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स कुछ इस तरह से रहता है। ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये है नेफ्रॉन्स, और एक नेफ्रॉन इस तरह का दिखता है। Kidney is made up of many filtration units called nephrons. A nephron is the structural and functional unit of kidney. Nephron किडनी का structural and functional unit होता है। एक human kidney में 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है approximately. अब हम लोग नेफ्रॉन के structure and function को डिस्कस करेंगे। हमारे बुक के पेज नंबर 112 पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे यही इसका आंसर भी हो जाएगा। सबसे पहले नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये है एक नेफ्रॉन का डायग्राम। नेफ्रॉन स्टार्ट होता है एक कप शेपेड स्ट्रक्चर से, जिसको हम लोग बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरी का एक बंडल होता है जिसको कि ग्लोमेरुलस कहते हैं। यही बंडल फिल्टरेशन करता है। बोमेन्स कैप्सूल के बाद एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं। ये है इसका ट्यूब्यूलर पार्ट। रेनल ट्यूब्यूल कहीं पे लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, इस तरह से इसको हेनलेस लूप कहते हैं। और ये रेनल ट्यूब्यूल आगे जाकर के यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जुट जाता है। इस यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारा ट्यूब्यूल आकर जुटता है, ये यहाँ इस तरह से। बहुत सिंपल है। एक नेफ्रॉन 2 पार्ट का बना होता है, पहला बोमेन्स कैप्सूल, दूसरा रेनल ट्यूब्यूल। Each nephron begins with a cup-shaped structure called Bowman's capsule. हर एक नेफ्रॉन कप शेपेड स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है जिसको कि बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। In the Bowman's capsule, there is a bundle of blood capillaries called glomerulus. हर एक बोमेन्स कैप्सूल में ये बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरी होता है जिसको कि हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं।
दूसरा पार्ट हो गया रेनल ट्यूब्यूल। बोमेन्स कैप्सूल इज फॉलोड बाय लॉन्ग कॉइल ट्यूब कॉल्ड रेनल ट्यूब्यूल। बोमेन्स कैप्सूल के बाद लंबा कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं। ईच रेनल ट्यूब्यूल ओपन्स इनटू यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, और हर एक रेनल ट्यूब्यूल यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के मिल जाता है। ये लास्ट पॉइंट हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। हेनल्स ट्यूब्यूल फॉर्म अ लूप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हेनलेस लूप। अब नेफ्रॉन के फंक्शन को समझते हैं। नेफ्रॉन का फंक्शन है यूरिन फॉर्म करना। अगर एग्जाम में फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के जगह फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पूछ ले तो भी आंसर यही होगा। नेफ्रॉन फॉर्म यूरिन इन 3 स्टेजेस। नेफ्रॉन 3 स्टेज में यूरिन बनाता है। पहला है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा है ट्यूबुलर और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। इन तीनों स्टेप्स को हम लोग पहले समझ लेते हैं और उसके बाद पॉइंट्स को पढ़ते हैं। देखो, एक आर्टरी बोमेन्स कैप्सूल के अंदर गया, फिर ये कैपिलरीज में डिवाइड हो गया, बंडल ऑफ कैपिलरी बना जिसको कि ग्लोमेरुलस कहते हैं, और फिर आर्टरी बन करके वो बाहर आ गया बोमेन्स कैप्सूल से। जो आर्टरी अंदर जाता है वो मोटा होता है और जो आर्टरी बाहर निकलता है बोमेन्स कैप्सूल से वो बहुत पतला होता है। इसकी वजह से ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड होता है उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। इस हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से इस ग्लोमेरुलस से यूरिया तो फिल्टर होकर के ट्यूब्यूल में आ जाता है, साथ ही साथ कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी यहां से फिल्टर होकर के ट्यूब्यूल में आ जाता है। इस स्टेप को कहते हैं, इस स्टेज को कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन। सो ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन में क्या होता है? ड्यू टू हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ब्लड, urea and some other substances are forced into tubule from glomerulus। हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ग्लोमेरुलस में जो ब्लड है, इस ब्लड से यूरिया और कुछ यूजफुल सब्सटेंस फोर्स के साथ चला आता है ट्यूब्यूल में। दूसरा स्टेज है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। देखो, यहां से जो मटेरियल फिल्टर होकर के ट्यूब्यूल में गया, इसको हम लोग यूरिन नहीं कहते, इसको हम लोग फिल्टरेट कहते हैं, क्योंकि इसमें वेस्ट मटेरियल के साथ साथ कुछ यूजफुल मटेरियल भी चला गया है जो कि हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है। और वो मटेरियल्स है एमिनो एसिड, ग्लूकोज, सम सॉल्ट्स और बहुत सारा वाटर। नाउ ये जो आर्टरी यहां से निकला है, ये आर्टरी ट्यूब्यूल्स में जाकर के लिपट जाता है ताकि ये यूजफुल मटेरियल को ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्ब कर सके। फिल्टरेट से यूजफुल मटेरियल इस ब्लड में वापस चला आता है, वापस रीअब्सॉर्ब हो जाता है। इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। सो इन ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन some useful substances and major amount of water is reabsorbed from the tubules into the blood। Tubular reabsorption में कुछ useful substance जैसे amino acid, glucose, some salt और बहुत सारा पानी absorb हो जाता है, मतलब वापस चला जाता है ट्यूब्यूल से ब्लड में। ह्यूमन किडनी में एक दिन में 180 लीटर फिल्टरेट बनता है, मतलब यहां से यहां तक फिल्टर होकर के जो लिक्विड जाता है वो 180 लीटर होता है एक दिन में, लेकिन यूरिन बन करके निकलता है सिर्फ 1 या 2 लीटर। ये इसी प्रोसेस की वजह से, रीअब्सॉर्प्शन की वजह से। थर्ड स्टेज है ट्यूबुलर सिक्रेशन। जब फिल्टरेट ऑलमोस्ट यहां से गुजरता हुआ यहां पे आ जाता है, मतलब रीअब्सॉर्प्शन के बाद जब यहां आ जाता है, तब ब्लड में जो बचा खुचा वेस्ट रहता है वो भी सिक्रीट होकर के ट्यूब्यूल्स के अंदर चला जाता है, और ये एडिशनल वेस्ट होता है ड्रग्स, पोटेशियम आयन एक्सेट्रा। ट्यूबुलर सिक्रीशन के बाद ये जो फिल्टरेट यहाँ पे पहुंचा, इसको हम लोग यूरिन कहते हैं, और ये यूरिन अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। सो
In third stage, that means in tubular secretion, some additional waste like potassium ion drugs are secreted out from blood into the tubules. मतलब tubular secretion में कुछ additional waste को secrete कर दिया जाता है blood से tubule में. Now, the urine formed is passed into the urine collecting duct. अब जो यूरिन बना वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में पास कर दिया जाता है. देखो बहुत सिंपल है. आर्टरी से डर्टी ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर जाता है. यहां से फिल्टरेशन होता है. फिल्टरेशन में वेस्ट मटेरियल तो ट्यूब्यूल में जाता ही है, साथ ही साथ कुछ यूजफुल मटेरियल भी ट्यूब्यूल्स के अंदर चला जाता है. इसको ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन कहते हैं. उसके बाद ब्लड आर्टरीज से बाहर निकल जाता है और ये आर्टरीज ट्यूब्यूल में लिपट जाता है दूसरा स्टेप के लिए, दैट इज यूजफुल मटेरियल एंड वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए. अब जो बचा खुचा वेस्ट है वो भी ब्लड से ट्यूब्यूल के अंदर चला जाता है, जिसको कि हम लोग ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं. अब ब्लड पूरी तरह से प्यूरिफाई हो गया और ये प्यूरिफाइड ब्लड कैपिलरीज से होता हुआ वेन के अंदर चला जाता है और जो यूरिन बना वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है और यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर में चला जाता है. यूरिन फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा. यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में होता है. पहला ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन, दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन को बहुत अच्छे से समझ चुके. अब थोड़ा सा आर्टिफिशियल किडनी और यू कैन से हीमोडायलिसिस को समझ लेते हैं. जब इन्फेक्शन की वजह से या किसी और रीजन से हमारा किडनी ठीक से काम नहीं करता तो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट होने लगता है और इससे हमारा डेथ भी हो सकता है. इस वक्त ये आर्टिफिशियल किडनी काम आता है. आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस यूज्ड टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस. आर्टिफिशियल किडनी एक ऐसा मशीन है जो हमारे ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाल देता है डायलिसिस के थ्रू. आर्टिफिशियल किडनी बहुत सारा ट्यूब का बना हुआ होता है. ये ऐसा नहीं होता, मैंने बस समझाने के लिए बनाया है. इसमें होता क्या है कि एक तरफ से पेशेंट का जो आर्टेरियल ब्लड है वो इस ट्यूब के अंदर एंटर करता है और ये ट्यूब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बना होता है. इसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल है वो डिफ्यूज आउट हो जाता है क्योंकि बाहर एक लिक्विड है, डायलाइजिंग लिक्विड है. इस लिक्विड में जो वेस्ट मटेरियल है वो डिफ्यूज आउट हो जाता है और वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाने के बाद जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो वापस पेशेंट के वेन में डाल दिया जाता है. द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन डज नॉट ऑकर इन आर्टिफिशियल किडनी. नेचुरल किडनी में रीअब्जॉर्प्शन वाला स्टेप होता है लेकिन आर्टिफिशियल किडनी में ये रीअब्जॉर्प्शन वाला स्टेप नहीं होता. अब 2 लाइन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में भी पढ़ लेते हैं. इन दिस ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव्ड फ्रॉम डोनर. डोनर का मतलब जो ऑर्गन देता है उसको डोनर कहते हैं. एंड ट्रांसप्लांटेड टू रेसिपिएंट. रेसिपिएंट उसको कहते हैं जो ऑर्गन लेता है. इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव्ड. सर्जिकली मतलब ऑपरेशन के थ्रू. ऑर्गन को ऑपरेशन के थ्रू निकाल लिया जाता है डोनर से और रेसिपिएंट में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, रेसिपिएंट के अंदर लगा दिया जाता है. कुछ ऑर्गन जिसका ट्रांसप्लांटेशन होता है वो है कॉर्निया, किडनी, हार्ट, लीवर, पैंक्रियास एक्सेट्रा. अब बात करते हैं प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है. प्लांट में बहुत सिंपल वे में एक्सक्रीशन होता है, ह्यूमन के जैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. बाय द वे हमारे बुक के पेज नंबर 112 में एक क्वेश्चन दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेथड्स used by plants to get rid of excretory product. प्लांट कौन सा मेथड यूज करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए. अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे यही इसका आंसर भी होगा. एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का पहला पॉइंट है गैसियस वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आर रिमूव्ड थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसल.
प्लांट फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनाता है एज गैसियस वेस्ट, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है एज गैसियस वेस्ट, और ये दोनों निकलता है स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है और लेंटिसेल के थ्रू बाहर निकलता है। स्टोमेटा तो हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। लेंटिसेल वो पोर्स है जो प्लांट्स के स्टेम में पाया जाता है। एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के थ्रू एक्सेस वाटर प्लांट से बाहर निकलता है। ट्रांसपिरेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सम वेस्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन एंड गम्स, प्लांट के अंदर कुछ वेस्ट ऐसा होता है जो रेजिन के रूप में एंड गम्स के रूप में प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होता है उसमें स्टोर हो जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर आल्सो गेट स्टोर्ड इन लीव्स एंड बार्क्स व्हिच शेड ऑफ, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो लीव्स में जाकर स्टोर हो जाता है, बार्क में जाके स्टोर हो जाता है, मतलब पेड़ के छाल में जाके स्टोर हो जाता है, और ये लीफ और ये बार्क झड़ जाता है। नाउ द लास्ट पॉइंट, प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट इनटू सराउंडिंग सॉइल, प्लांट कुछ वेस्ट अपने आसपास के मिट्टी में भी एक्सक्रीट करता है। यहाँ पे हमारा एक्सक्रीशन कंप्लीट होता है। पढ़ते पढ़ते हम लोग 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, अब बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पेज 112 का 3rd क्वेश्चन है, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड, कितना यूरिन निकलेगा ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये कैसे रेगुलेट होता है? एंड द आंसर इज इट इज रेगुलेटेड बाय सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन द ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। The amount of water reabsorbed depend on how much excess water present in the body and the amount of waste to be excreted. नेफ्रॉन में रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, और यही सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इस चीज को रेगुलेट करता है। और ये रीअब्जॉर्प्शन 2 चीज पे डिपेंड करता है, पहला तो हमारे बॉडी में कितना एक्सेस वाटर है, और दूसरा कितना अमाउंट ऑफ वेस्ट हमारे बॉडी से बाहर निकालना है। नाउ पेज नंबर 113 का पहला क्वेश्चन, द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, ह्यूमन बींग में जो किडनी है वो किस सिस्टम का पार्ट है? ऑप्शन इज ए न्यूट्रिशन, बी रेस्पिरेशन, सी एक्सक्रीशन एंड डी ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्वियसली किडनी है तो एक्सक्रीशन होगा, आंसर इज सी। Now the last question of this chapter, question number 13 of page number 113, और question है, compare the functioning of alveoli in the lungs and nephrons in the kidneys with respect to their structure and functioning। lungs का alveoli का function and kidney का nephron का function को compare करना है with respect to their structure and functioning। In simple words, nephron and alveoli को compare करना है। So the answer is, एक तरफ alveoli है, दूसरी तरफ nephron है। पहला comparison, these are balloon-like structure found in lungs। alveoli जो होता है वो balloon-like structure होता है और lungs में पाया जाता है। nephrons, these are long coiled tubule-like structure found in kidney, और ये लंबा कॉइल्ड ट्यूब्यूल के तरह होता है और ये किडनी में पाया जाता है। सेकंड, एल्वियोलाई कंटेन नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नेफ्रॉन ऑल्सो कंटेन ब्लड वेसल्स, नेफ्रॉन में भी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। तीसरा, एल्वियोलाई हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वियोलाई के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है और एंड ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आता है। दूसरी तरफ नेफ्रॉन्स हेल्प इन फिल्टरेशन ऑफ ब्लड, नेफ्रॉन जो है ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। फोर्थ, एल्वियोलाई बिलोंग्स टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, एल्वियोलाई जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। नेफ्रॉन बिलोंग्स टू एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रॉन जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है। फिफ्थ, alveoli are the functional unit of lungs, alveoli lungs का functional unit होता है, but on the other hand nephrons are the functional unit of kidney, nephrons kidney का functional unit होता है। इस आंसर के साथ टॉपिक एक्सक्रीशन कंप्लीट होता है और इसके साथ ही चैप्टर लाइफ प्रोसेस भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।